बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, उम्मीद है कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज इंशाल्लाह हमारा सेकंड वीडियो लेक्चर होगा। फर्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों को बेसिक बताई गई थी, जिसमें हमने सिंगल एंट्री, डबल एंट्री, इनमें क्या फ़र्क होता है, हमने इनकी डेफिनेशन सीखी। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या होती है, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या होती है, एंडिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या होती है, बैलेंस शीट क्या है, हमने इनके मुतालिक मुख्तसर डिस्कशन की थी। आज इंशाल्लाह हम इसका बेसिक लेक्चर देखेंगे। स्टेप 1 में हम क्या मालूम करेंगे, स्टेप 2 में क्या मालूम करेंगे, और इस क्वेश्चन को, अपने क्वेश्चन को इख्तिताम की जानिब लाते हुए स्टेप 3 हम किस तरह से करेंगे। तो बच्चे बात याद रखें, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ओपनिंग बनाने का मकसद ये होता है कि हम यहाँ से ओपनिंग कैपिटल मालूम कर लें। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंडिंग बनाने का मकसद ये होता है कि यहाँ से हम एंडिंग कैपिटल कैलकुलेट कर लें, फिर ओपनिंग कैपिटल और एंडिंग कैपिटल। कुछ डाटा मज़ीद हमें दिया होगा, इनकी हेल्प से हम बनाएंगे अपना इस साल का नफ़ा या नुकसान, हम कैलकुलेट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अल्लाह ताला का नाम लेके। यह है जी स्टेप नंबर 1। आपके बुक में क्वेश्चन में कोई भी नेम दिया जा सकता है। ए मैन्युफैक्चरर होगा तो यहाँ लिखेंगे मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर होगा तो यहाँ लिखेंगे ट्रेडर। अगर आपको किसी ट्रेडर का नाम दिया होगा, कोई भी नाम दिया जा सकता है, तो आप यहाँ पर नेम की जगह पर नेम लिख लेंगे और लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ओपनिंग। यहाँ ओपनिंग शो करवा दें, क्योंकि हमने लास्ट टाइम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ओपनिंग की डेफिनेशन सीखी थी कि एक ऐसे स्टेटमेंट जिसमें एक तरफ तमाम के तमाम ओपनिंग एसेट्स रिकॉर्ड किए जाते हैं और दूसरी तरफ तमाम के तमाम ओपनिंग लायबिलिटीज़ रिकॉर्ड की जाती हैं। उसके बाद ओपनिंग एसेट्स में से तमाम ओपनिंग लायबिलिटीज़ को माइनस किया जाता है और जो फ़र्क आता है वो हमारा बन जाता है ओपनिंग कैपिटल। ये हमारा आंसर है। तो स्टार्ट करते हैं। तरीकाकार क्या है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ओपनिंग लिखने के बाद ये साल के शुरू में नॉर्मली बनती है। 1 जनवरी 2015 में लिखा हुआ है। एक तरफ आप लिखें एसेट्स और एक तरफ आप लिख दें लायबिलिटीज़। अगर हो सके तो इनको आप मार्कर से शो करवा दें, इनको ज़रा प्रोमिनेंट करके शो करवा दें, नुमायाँ करके शो करवा दें। अब करंट एसेट्स मार्कर के साथ इसकी हेडिंग लगाएं। फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स में क्या क्या आएगा, कैश इन हैंड। इसकी बुक में जो भी आपको अमाउंट बताई होगी वो यहाँ लिख देनी है आपने, ठीक है। कैश एट बैंक, ये भी करंट एसेट्स है, इसकी भी जो अमाउंट आपको बताई होगी यहाँ पर आप लोगों ने शो करवा देनी है। थर्ड पे आएगा जी क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की भी जो अमाउंट आपको दी होगी यहाँ पर लिख देनी है आपने। सन्ड्री डेटर्स, वो लोग जिनसे पैसा लेना है, हमने उधार सामान बेच दिया हुआ है लेकिन अब तक हम उनसे पैसा वसूल नहीं किया, तो उनकी भी अमाउंट यहाँ पर शो करवाएंगे। बिल रिसीवेबल, बिल के थ्रू जिन लोगों से हमने पेमेंट रिसीव करनी है उनका ना, उनकी अमाउंट यहाँ पर लिखेंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस अगर दिए होंगे तो लिख लेंगे। ये एक ही क्वेश्चन है आपकी बुक का जिसमें ये दिया होगा, इसके अलावा किसी क्वेश्चन में प्रीपेड नहीं होगा, डबल एंट्री में आएगा। तो ये तमाम के तमाम करंट एसेट्स हैं। मैक्सिमम आपको इनसे बाहर नहीं आ सकते। ये जो मैंने लिखे हैं ना 6 करंट एसेट्स, इनमें से आपको 4 दिए होंगे, 5 दिए होंगे, 3 दिए होंगे, तो इस तरह से क्वेश्चन होगा। उसके बाद जो फिक्स एसेट्स हैं, वो एसेट्स जो हमें 1 साल से ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, मोटर कार, मोटर ट्रक, कंप्यूटर, जो भी आएंगे आप फिक्स एसेट्स के अमाउंट यहाँ पर लगा देंगे। इन तमाम को ऐड करें और अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ लिख लें टोटल ऑफ एसेट्स, ठीक है। उसके बाद लायबिलिटी साइड पर आ जाएं तो हाइडिंग लगानी है सबसे पहले करंट लायबिलिटीज। द लायबिलिटीज दैट अ बिजनेस हैव टू पे विद इन 1 ईयर, कि वो तमाम जिम्मेदारियां, वो तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो एक बिजनेस ने 1 साल के अंदर अंदर अदा करनी होती है, उनको क्या बोलते हैं, करंट लायबिलिटीज़ बोला करते हैं। अब करंट लायबिलिटीज़ में लिखें सन्ड्री क्रेडिटर्स। ये नॉर्मली आपको क्वेश्चन में ज़रूर दिए होते हैं कि वो लोग जिनसे हमने उधार माल ख़रीद लिया है लेकिन अभी तक उनको पेमेंट नहीं की, बल्कि पेमेंट करना हमारी लायबिलिटी है, तो उनकी जो भी अमाउंट है वो यहाँ पर रिकॉर्ड करें। बिल्स पेबल आ जाएंगे, बैंक से कोई कर्जा लिया है, कोई बैंक से लोन लिया हुआ है, उसकी अमाउंट यहाँ पर आ जाएगी। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है,
इसका मतलब आपने पहले भी सीखा होगा कि जितना पैसा आपका बैंक में मौजूद है, जब आप उससे ज़्यादा पैसा निकलवाना चाहें तो वो बैंक लोन बन जाए, बैंक ओवरड्राफ्ट बन जाया करता है। मिसाल के तौर पर आपका बैंक में पड़ा हुआ 5 लाख रुपया, आपको ज़रूरी चाहिए 8 लाख रुपया, तो आप बैंक में जाके रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे अकाउंट में 5 लाख रुपया मौजूद है, तो मैं ओवरड्रा करवाना चाह रहा हूँ, मैं अपने मौजूदा बैलेंस से थोड़े से पैसे ज़्यादा निकलवाना चाह रहा हूँ। तो आप बैंक को एप्लीकेशन लिख के देते हैं, तो बैंक वाले जो होते हैं फिर आपको अलाउ कर देते हैं। अब जो 5 लाख था वो तो आपका अपना है, वो तो आप जब मर्जी चेक लिखें या ATM कार्ड से निकलें, वो आपका अपना है। लेकिन जो आप इजाफी 3 लाख रुपए निकलवा रहे हैं वो वापस करना आपकी लाइबिलिटी है, और इस 3 लाख पर आपको इंटरेस्ट भी अदा करना पड़ेगा, सूद भी अदा करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो बैंक से जितना भी ओवरड्रा किया होगा हमने, वो हमारी बन जाएगी करंट लाइबिलिटी। तो ये भी अक्सर बुक में दिया होता है आपको, बैंक ओवरड्राफ्ट। उसके बाद है लोन फ्रॉम, बुक में अक्सर आ जाता है लोन फ्रॉम फ्रेंड आ जाता है, लोन फ्रॉम वाइफ आ जाता है। अब जितना भी लोन आपने लिया होता है वो भी आपकी करंट लाइबिलिटी होता है, तो आपने लोन फ्रॉम को यहाँ रिकॉर्ड कर देना है। उम्मीद है कि इसके अलावा आपको मज़ीद चीज़ें नहीं दी होंगी। अब आपने क्या करना है, जितने भी तमाम के तमाम आपके करंट एसेट्स हैं, इनका टोटल आपने इस साइड पे भी लिख देना है और इस साइड पर भी लिख देना है। फिर तमाम अपने एसेट्स में से तमाम लाइबिलिटीज़ को, करंट लाइबिलिटीज़ को 1 बाय 1 माइनस करते चले जाना है, और आपके पास जो एंड पे बैलेंसिंग फिगर बचेगी वो बन जाएगा अपना आपका ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, इसको भी अगर हो सके तो आप मार्कर से शो करवा लें, ज़रा नुमाया हो जाएगा। इंशाल्लाह उम्मीद है कि मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे आपको। आप लिख दें ओपनिंग कैपिटल, इसको ज़रा नुमाया करके लिख दें। ये नीचे मैंने लिखा हुआ है बैलेंसिंग फिगर, यानी कि कैसे हासिल किया गया है, तमाम एसेट्स में से लायबिलिटीज़ को माइनस करने के बाद इसको हासिल किया गया है, तो ये हमारी बैलेंसिंग फिगर है। अब ये हमने मालूम किया है ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल मालूम करने का फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था वो ये था, ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू ऑल ओपनिंग एसेट्स माइनस ऑल ओपनिंग लायबिलिटीज़। तो ये तमाम हमारे ओपनिंग एसेट्स है। ओपनिंग एसेट्स का मतलब होता है जो साल के शुरू में हमारे पास होते हैं, और ये तमाम ओपनिंग लायबिलिटीज़ हैं। ओपनिंग एसेट्स में से जब हम ओपनिंग लायबिलिटीज़ को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, ओपनिंग कैपिटल। ये हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया है। अब प्यारे बच्चों, आपको क्वेश्चन में नॉर्मली ये जो ओपनिंग कैपिटल है ये खुद से कैलकुलेट करके दे दिया जाता है, आपको मालूम नहीं करना पड़ता। लेकिन आपकी बुक के चंद क्वेश्चन हैं जो कि नहायत इम्पोर्टेंट हैं लाहौर बोर्ड के हवाले से, उनमें ओपनिंग कैपिटल भी आपको मालूम करना पड़ेगा। डबल डेटा आपको दिया होगा, साल के शुरू का डेटा, साल के आखिर का डेटा। तो जो साल के शुरू का डेटा होगा, ये जो मैंने आपको तरीका बता दिया है, तमाम के तमाम ओपनिंग एसेट्स को एसेट्स वाली साइड पे लिख देना है, और तमाम लायबिलिटीज़ को जो कि ओपनिंग है, साल के शुरू की लायबिलिटीज़ हैं, उनको आपने ओपनिंग लायबिलिटीज़ में शो करवा देना है। जब आप उनको तमाम एसेट्स को ऐड करने के बाद लायबिलिटीज़ को माइनस कर देंगे तो जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो आपका आंसर होगा, और उसका नाम होगा, मैंने नुमाया करके लिख दिया है, ओपनिंग कैपिटल। बेटा आपका स्टेप 1 कंप्लीट हो गया है। अच्छा, एक चीज़ आपको और बताता चलूँ, स्टेप 1 में किसी किस्म की कोई एडजस्टमेंट नहीं आएगी। मसलन कौन कौन से एडजस्टमेंट हो सकती हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं आ सकते, यहाँ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी नहीं आ सकते, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स भी नहीं आ सकता। जो आपने बैंक से कर्जा लिया होगा, जो ओवरड्राफ्ट करवाया होगा, अपने किसी फ्रेंड से लोन लिया होगा, अपनी वाइफ से लोन लिया होगा, या और किसी से कर्जा लिया होगा, उसका सूद भी नहीं लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी ये साल के शुरू के एसेट्स और साल के शुरू की लायबिलिटीज हमने रिकॉर्ड की हैं। अब हम देखते हैं कि 1 साल गुजरने के बाद हमारे बिज़नेस की क्या कंडीशन थी। तो बेटा एक बात आपने बड़ी अच्छी तरह से याद रखनी है कि जब हम स्टेप 2 की बात करते हैं तो स्टेप 2 में हमेशा एडजस्टमेंट आया करते हैं, थोड़ा सा चेंज आएगा, बाकी सारे का सारा काम स्टेप 1 वाला ही है।
वो चेन कौन सा आएगा, आइए उसकी बात करते हैं। आप लिखेंगे पहले नेम, नेम के साथ क्या लिखना है, ट्रेडर आ सकता है, मैन्युफैक्चरर आ सकता है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आ सकता है, किसी भी शख्स का नाम आ सकता है, किसी बिजनेस का नाम आ सकता है, ठीक है। तो बुक के मुताबिक हम देखेंगे, हमें बुक में जो भी नाम दिया होगा, एक्स कंपनी या AN कंपनी, ठीक है, या अहमद एंड कंपनी ट्रेडर्स, जो भी आपको बुक में नाम दिया होगा आपने उस नाम को देखना है और यहाँ पर रिकॉर्ड कर देना है, ठीक है। इमरान, रिजवान नाम दिए होते हैं। टी अकाउंट बना लें, एक साइड पे लिखें एसेट्स, नॉर्मली लेफ्ट साइड पे हम एसेट्स लिखा करते हैं और राइट साइड पे लाइबिलिटीज लिखा करते हैं। अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो कोशिश करें कि एसेट्स रुपीज़, लाइबिलिटीज़ रुपीज़, इनको आप लिखें मार्कर के साथ। करंट एसेट्स की हाइडिंग बनाएं, मार्कर के साथ लिखें। कैश इन हैंड बुक में आपको दिया होगा, आपने यहाँ लिखना है, जो भी आंसर होगा यहाँ रिकॉर्ड कर देना है। कैश एट बैंक, क्लोजिंग स्टॉक, अच्छा ये सारी चीज़ें बिल्कुल पहले वाली हैं। इधर भी कैश इन हैंड, कैश एट बैंक स्टॉक आ रहा था, यहाँ भी सेम टू सेम स्टॉक आ रहा था। ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ना, इसकी जगह पर आपको बुक में एंडिंग स्टॉक भी दिया जा सकता है, लेकिन आपने इसे कंफ्यूज नहीं होना। क्लोजिंग स्टॉक लिख लें या एंडिंग स्टॉक लिख लें, दोनों का मतलब एक ही होता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एडजस्टमेंट है, तो आपकी पहली एडजस्टमेंट ये है, ये पहली एडजस्टमेंट है। आपको याद होगा कि जब हमने आईकॉम 1 में फाइनल अकाउंट किया था, तो उस वक्त फाइनल अकाउंट में हमने एक एडजस्टमेंट पढ़ी थी। उसमें फार्मूला क्या पढ़ा था, N + B - O। N से हमने सीखा था कि ये न्यू प्रोविजन है, B से पढ़ा था बैड डेट्स हैं, O से पढ़ा था ओल्ड प्रोविजन है। मैंने आपको आसान बताया था डैन, D - A - N। D से हमने क्या सीखा था, डेटर्स, इनकी जो भी अमाउंट होगी बुक में आपको बताई होगी, आप रिकॉर्ड कर लीजिए। डेटर्स में से आप माइनस करेंगे A को, A का मतलब होता है एडिशनल बैड डेट्स। आपने किसी को माल सेल किया हुआ है, आपके डेटर्स हैं, आपने पैसे लेने हैं, तो वो पैसे जो आपको नहीं मिलेंगे वो बैड डेट्स हैं आपके। मिसाल के तौर पर आपने किसी को 1000 रुपये का सामान बेच दिया, उसने आपको 800 रुपया पे कर दिया, बाकी जो 200 रुपये ने आपको पे नहीं हो रहा। अब आपको यकीन है कि ये शख्स आपको 200 रुपये पे नहीं करेगा, तो ये आपके बैड डेट्स कहलाएंगे, यानी कि बुरा कर्जा जो कभी भी वापस आपको नहीं मिलेगा। तो अगर कोई आपके एडिशनल बैड डेट्स होंगे तो बुक में आपको बता दिया जाएगा, आपने रिकॉर्ड कर लेने हैं, ठीक है। वैसे मैं छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ कि ₹100 आपने किसी से लेने हैं, आपके जो कस्टमर्स हैं उनको आपने सेल की ₹100 की, ठीक है। उसमें से उन्होंने आपको फ़र्ज़ कर लें ₹10 नहीं दिए, आपको ₹90 मिल गए, ₹10 आपको नहीं मिले। तो आपने क्या करना है, जितने पैसे आपने लेने से उनमें से डेटर्स को, एडिशनल बैलेंस को माइनस कर देना है, और जो यहाँ पर बैलेंस आएगा उसकी आपने निकालनी है प्रोविज़न। अब ये प्रोविज़न क्या होती है, देखें, आपने जिसको भी उधार माल बेचा होता है, आपको पता होता है कि ये शख्स मुझे कितने पैसे वापस कर देगा, कितने वापस नहीं करेगा। तो उसकी हमें फिर एक अंदाज़ा लगाना होता है, हम अपने से एक अंदाज़ा लगाते हैं। मसलन मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, मुझे पता है कि किस शख्स का व्यवहार कैसा है, अगर मैं किसी को उधार पैसे देता हूं तो मुझे कब वापस करेगा या वापस नहीं भी करेगा, अगर वापस करेगा तो कितने पैसे वापस करेगा, मुझे पता होता है पहले से। तो हम अपने जहन में एक कैलकुलेशन कर लेते हैं, एक एस्टिमेशन लगा लेते हैं, एक अंदाज़ा लगा लेते हैं, वो अंदाज़ा हमारे लिए प्रोविज़न बन जाता है। जैसे यहाँ पर आप देखिए, ₹100 हमने किसी से रिसीव करने थे, जिसमें से ₹10 हमें कभी भी नहीं मिलेंगे, ये हमारे बैड डेट्स हैं, हमें अंदाज़ा है। ये बुक में आपको अमाउंट्स दिए होंगे, तो 100 में से जब आप ₹10 माइनस करेंगे तो पीछे बचेगा 90। अब बुक में आपको ये भी बताया होगा कि इस 90 पर आपने 10% कैलकुलेट करना है, या 5% कैलकुलेट करना है, या 6% कैलकुलेट करना है कि वो आपको नहीं मिलेंगे। तो 90 का जब आप 10% ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ₹9। तो 90 में से जब आप 9 माइनस कर देंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 81। वो आपने आउटर कॉलम में शो करवा देना है, ठीक है बच्चों। एक बार फिर दोबारा सुन लें, आपने क्या करना है, सन्ड्री डेटर्स, इसकी अमाउंट आपको बुक में बताई होगी, उसमें से माइनस कर देने हैं एडिशनल बैड डेट्स, ठीक है। डेटर्स में से बैड डेट्स को जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास एक मैथमेटिकल फिगर आ जाएगी,
उसकी परसेंटेज आपने निकाल लेनी है। वो परसेंटेज भी आपको बुक में दी होगी, 5% है, 10% है। और ऐसा हरगिज़ नहीं है कि ये आपको इनिशियल क्वेश्चन में आएगा, ये आपको आना है आपकी बुक के तकरीबन कोई 8 या 9 क्वेश्चन गुजरने के बाद ये वाला पॉइंट आपको आएगा इंशाल्लाह, तब तक आपको समझ लग जाएगी। अभी फिलहाल आप इसको देखिए, इनर कॉलम में सॉल्व करने के बाद जो मेन आंसर होगा उसको लेकर जाना है आपने आउटर कॉलम के अंदर। तो ये पहली एडजस्टमेंट थी डेटर्स की, डेटर्स माइनस एडिशनल बैड डेट्स माइनस न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। उसके बाद बिल रिसीवेबल लिखेंगे आप। अगर बुक में बिल रिसीवेबल पर एडजस्टमेंट दी होगी तो उसमें से बी माइनस कर दिया जाएगा। नॉर्मली लिखा होता है कि बिल रिसीवेबल पर रिजर्व निकालनी है आपने, यानी कि बिल में से इतने पैसे हमें नहीं मिलेंगे तो भी आपने माइनस कर देने हैं। तो ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 9 है। एक ही क्वेश्चन है उसमें, बिल पर रिजर्व उसने मांगी हुई है, तो इंशाल्लाह उसको हम देख लेंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये भी आपको बताया हमारी एडजस्टमेंट है, फाइनल अकाउंट में आपने सीखी हुई है, इसको भी रिकॉर्ड करेंगे। अब ये हमारे सारे हो गए हैं करंट एसेट्स। उम्मीद है कि इससे बाहर आपको कोई नहीं आएगा, आपकी बुक में इससे बाहर है भी कोई नहीं। फिक्स एसेट्स लिखेंगे, इनमें क्या क्या है, फर्नीचर है आपके पास, जितने का फर्नीचर होगा उसमें से आप माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। ठीक है, जितना आपका फर्नीचर होगा उसमें से आप क्या माइनस करेंगे, डेप्रिसिएशन। अब देखें, फर्ज कर लें फर्नीचर आपका 1 लाख रुपए का है, फर्नीचर आपका 1 लाख रुपए का है, उसमें से आपने डेप्रिसिएशन जितनी भी आपकी बुक में बताई होगी 10% हो सकती है, 20% हो सकती है, 5% हो सकती है, माइनस कर देनी है। तो फिक्स एसेट्स में से डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद आउटर कॉलम में शो करवा देना है। यहाँ पर मैंने एक ही एसेट्स लिखा हुआ है, आपको कई एसेट्स आ सकते हैं, आप उनको लिखते चले जाएंगे अपने हिसाब से। बात याद रखें, जिस एसेट्स के साथ डेप्रिसिएशन दी होगी उसको ही माइनस करना है और किसी को माइनस नहीं करना। आपको फर्नीचर दिया गया है, बिल्डिंग दी गई है, मशीनरी दी गई है, आपने जिन जिन एसेट्स के साथ डेप्रिसिएशन मेंशन होगी सिर्फ उनको ही माइनस करना है और किसी को माइनस नहीं करना। तो ये आपके एसेट्स बन गए, टोटल एसेट्स की लिस्ट आपके पास आ गई है। अब आते हैं लायबिलिटीज़ की तरफ। बिल्कुल जैसे कि हमने स्टेप 1 में किया, सबसे पहले लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये तो आपको ज़रूर दिए होंगे हर क्वेश्चन में। बिल पेएबल लिखेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट लिखेंगे, बैंक लोन, जो बैंक लोन दिया है उसका आंसर भी मेन कॉलम में आपने लिख देना है। लोन फ्रॉम फ्रेंड आपकी बुक में क्वेश्चन है, लोन फ्रॉम वाइफ ये भी आपकी बुक में क्वेश्चन है। आपने जितना भी लोन लिया होगा, मैंने फ्रॉम लिखा हुआ है, आगे जो भी बुक में होगा उसके मुताबिक आप कर लीजिए। लोन फ्रॉम जितनी अमाउंट होगी आपने यहाँ शो करवा देनी है और उसमें इंटरेस्ट को ऐड कर देना है। तो बेटा यहाँ पर एक चीज़ आपको और बताता चलूँ कि आपने जितना भी लोन लिया उस लोन को जितने महीने इस्तेमाल किया होगा उतने महीने का इंटरेस्ट भी आपने रिकॉर्ड करना है। एक मिसाल छोटी सी मैं आपको देता हूँ। आपने 30 अप्रैल के दिन आपने किसी फ्रेंड से 1 लाख रुपए का कर्जा ले लिया। आपके फ्रेंड ने कहा कि मैं आपसे 10% इंटरेस्ट भी चार्ज करूंगा इस पर। अब आपने लोन वापस कब किया, 1 जनवरी के दिन। 30 अप्रैल के दिन लोन लिया था और वापस कब किया, जनवरी, 1 जनवरी के दिन वापस किया आपने। अब अप्रैल की जो 30 तारीख है ना उसको तो इग्नोर कर दें। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, आपने 9 मंथ का इंटरेस्ट भी अदा करना होगा अपने फ्रेंड को। तो वो किस तरह कैलकुलेट करेंगे, 1 लाख रुपया उस पर 10/100 करेंगे क्योंकि 10% इंटरेस्ट था जो सूद आपने वापस करना था अपने दोस्त को। लेकिन अकाउंटिंग का असूल है, बैंकिंग का असूल है कि जितने महीने आपने पैसा इस्तेमाल किया होगा उतने महीने का सूद भी अदा करना पड़ेगा आपको। अब पैसा आपने कितने महीने इस्तेमाल किया, 9 मंथ इस्तेमाल किया, तो यू हैव टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट फॉर 9 मंथ। तो 1 लाख रुपया उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10/100 के साथ, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 6/12 के साथ, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं और हमने 9 मंथ का हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। 6 मंथ का होगा 6/12 कर देंगे, 3 मंथ का होगा 3/12 कर देंगे, 9 मंथ का होगा तो 9/12 कर देंगे। तो इस तरह से आपने इंटरेस्ट यहाँ पर कैलकुलेट कर लेना है।
ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये एक एडजस्टमेंट है, ये ओपनिंग में आपको नहीं आएगी, एंडिंग में आपको आएगी। अब आपने क्या करना है, तमाम एसेट्स को ऐड कीजिए, टोटल ऑफ एसेट्स लिखें, इसमें से माइनस कर दीजिए तमाम एंडिंग लायबिलिटीज़ को, और माइनस करने के बाद ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको मार्कर के साथ लिख लेंगे तो ये भी बैलेंसिंग फिगर है, तो ये आपके लिए काफ़ी बेहतर हो जाएगा। इसको मार्कर के साथ लिखना है और मैंने लिखा है बैलेंसिंग फिगर। अब हमारे पास दो आंसर आ गए हैं, एक आंसर ये है ओपनिंग कैपिटल बैलेंसिंग फिगर, और दूसरा आंसर ये है एंडिंग कैपिटल। अब हम जा रहे हैं स्टेप नंबर 3 के अंदर। स्टेप 3 में हमने ये देखना है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, और किसकी मदद से देखना है, ओपनिंग कैपिटल ये भी इस्तेमाल किया जाएगा और एंडिंग कैपिटल भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो देखिएगा ज़रा, नेम, मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर या XYZ कोई भी नाम दिया हो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब इसके साथ लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। जो स्टेप 1 था उसके साथ लिखा था हमने एज ऑन, स्टेप 2 में भी क्या लिखा था, एज ऑन, लेकिन यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड, क्योंकि यह हमेशा साल के आखिर पर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा प्रॉफिट। क्लोजिंग कैपिटल, जितना भी आप लोगों ने क्लोजिंग कैपिटल फाइंड किया वो यहाँ पर आप शो करवा देंगे, ठीक हो गया जी। ये जो क्लोजिंग कैपिटल था ना, जो आपने साल के आखिर पे मालूम किया था, इसको आपने यहाँ शो करवा देना है, अमाउंट भी लिख देनी है इसकी, यही वाली सेम अमाउंट आ जाएगी। ड्राइंग्स प्लस करेंगे आप, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स, माइनस कर देंगे उसमें से फर्दर कैपिटल। अब ये फर्दर कैपिटल क्या होता है, ये भी आपको मैं बताता चलूँ। वो सरमाया जो बिजनेस ऑनर या इन्वेस्टर ड्यूरिंग द ईयर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर देता है। मसलन आपने बिजनेस स्टार्ट किया, 6 माह बाद आपने अपने बिजनेस में मज़ीद 1 लाख रुपया शामिल कर दिया, 1 लाख रुपया मज़ीद इन्वेस्ट कर दिया। तो जो मज़ीद 1 लाख रुपया ड्यूरिंग द ईयर आप बिजनेस में लगा रहे हैं, उसका नाम क्या होगा, फर्दर कैपिटल। इसको फर्दर कैपिटल भी कहा जा सकता है, फ्रेश कैपिटल भी कहा जा सकता है। इसको माइनस कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन फर्दर कैपिटल। अब ये जो है ना कैपिटल, अब जाहिर है कि अकाउंटिंग का असूल मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर हम किसी से लोन लेंगे, कर्जा लेंगे, तो जितना अरसा उसका कर्जा इस्तेमाल किया है, उसका पैसा इस्तेमाल किया है, उतने महीनों का इंटरेस्ट भी कैलकुलेट किया जाएगा। बिल्कुल उसी तरह जितने महीने बिजनेस में ये वाला सरमाया इस्तेमाल हुआ है, उतने महीने का इंटरेस्ट भी कैलकुलेट किया जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन फर्दर कैपिटल, और उसके बाद माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। ये जो हमारा था ना ओपनिंग कैपिटल ये वाला, इस पर भी इंटरेस्ट मालूम करेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ा नुक्ता आपको मैं बताता चलूँ कि जो ओपनिंग कैपिटल है, इस पर हमेशा 1 साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये सरमाया कब आया था, जनवरी के महीने में हमारे पास 1 जनवरी के दिन हमारे पास ये सरमाया मौजूद था, ठीक है। लेकिन ये जो सरमाया है एंडिंग कैपिटल, ये वाला क्लोजिंग कैपिटल, इस पर कभी भी इंटरेस्ट मालूम नहीं किया जाता, क्योंकि ये हमारे पास 31 दिसंबर के दिन आया है और 1 दिन का मैं इंटरेस्ट नहीं मालूम करूँगा। तो इंटरेस्ट हमेशा किस पर मालूम किया जाएगा, एक तो फर्दर कैपिटल पर मालूम किया जाएगा, जितने महीने इस्तेमाल किया होगा उतने महीने का कैलकुलेट करें, और दूसरा मालूम किया जाएगा ओपनिंग कैपिटल पर पूरे 1 साल का। क्लोजिंग कैपिटल में ऐड करेंगे ड्राइंग को, लेस करेंगे फर्दर कैपिटल को, फिर माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन फर्दर कैपिटल, फिर माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल। इन सबको जब आप ऐड लेस करेंगे तो आपके पास एक फिगर आएगी, उसका नाम होगा एडजस्टेड कैपिटल, ठीक है। एडजस्टेड कैपिटल में से फिर आप माइनस करेंगे ओपनिंग कैपिटल, तो आपके पास जो फाइनल आंसर होगा वो आपका या तो नेट प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो बेटा उम्मीद है कि आपको हमारे इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह यहीं से आपको दोबारा फिर हमारा वीडियो लेक्चर मिल जाया करेगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, दुआ में याद रखेगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।